भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, प्रीएम्बल भी कहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की उद्देशिका का आधार बना। इसे संविधान की आत्मा तथा संविधान निर्माताओं ने मन की कुंजी भी कहा है। इनरी बेरूबाड़ी मामले में 1960 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा, अपरिवर्तनीय और शाश्वत बताया है। वही अर्नेस्ट वारकर ने भारतीय संविधान की उद्देशिका की अत्यधिक प्रशंसा की है। उनके अनुसार उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित है और इस पुस्तक के कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है। उद्देशिका के प्रमुख बिंदु, जैसे हम भारत के लोग, संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से की गई है। इससे स्पष्ट है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं तथा समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु हैं। संविधान में प्रदत्त अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित होती है तथा भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का ही परिणाम है। उद्देशिका से भाषा से स्पष्ट है, भारतीय जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। उद्देशिका के दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेनिटी। उद्देशिका के अनुसार भारत के एक संप्रभुता संपन्न राज्य होगा, अर्थात भारत सरकार किसी भी विदेशी प्रभाव, सत्ता या नियंत्रण से सर्वथा मुक्त होगी। संप्रभुता राज्य का एक अनिवार्य गुण है, यानी राज्य के 4 प्रमुख गुण होते हैं जिसमें संप्रभुता सबसे प्रमुख है। यानी संप्रभुता का अर्थ होता है बाह्य और आंतरिक
बाह्य और आंतरिक डिसीजन लेने की फ्रीडम। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के बावजूद संप्रभुता का कोई विभाजन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय हित में संघ राज्यों के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। तीसरा उद्देशिका का प्रमुख बिंदु है समाजवाद, जिसे सोशियलिस्ट भी कहते हैं। समाजवाद शब्द उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। राष्ट्र की नीतियों में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उन्हें दर्शाने के लिए उद्देशिका में इसका स्पष्ट उल्लेख आवश्यक हो गया था। यहाँ समाजवाद शब्द कोई विचारधारा नहीं बल्कि गणराज्य की विशेषता प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक विषमता को दूर करने के प्रयासों को तेज करना है तथा इसका अर्थ सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति से लगाया जाता है। भारत का समाजवाद लोकतंत्र समाजवाद है, जिसकी अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है पंथ निरपेक्ष, जिसे सेकुलर भी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द भी भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। यह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में प्रदान किए जाने के से स्पष्ट है। इसमें धर्म की स्वतंत्रता के अतिरिक्त धार्मिक कार्यों के प्रचार और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी दी गई है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा उस देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। भारत का संविधान किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य के धर्म के आधार पर भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करता है। अतः पंथ निरपेक्षता को स्वधर्म या सर्वधर्म समभाव के रूप में देखा जाता है, जहां राज्य की नजर में सभी पंथ बराबर होंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु लोकतंत्रात्मक, जिसे डेमोक्रेटिक भी कहते हैं, यानी लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पुष्टि करता है, जिसमें 18 वर्ष से अधिक की सभी वयस्क स्त्री और पुरुष को धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव किए जाने का मतदान का अधिकार प्राप्त है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गणराज्य, जिसे रिपब्लिक भी कहते हैं। संविधान में उद्देशिका में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं। गणराज्य में राज्य की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है। तथा विधि के नजर में सभी नागरिक बराबर होते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जिसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी कहते हैं। संविधान की उद्देशिका के अनुसार न्याय की संप्राप्ति भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है। उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय का आश्वासन दिया गया है। सामाजिक न्याय का आशय है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाए और जन्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग आदि के कारण उनमें कोई भेदभाव न किया जाए। आर्थिक न्याय में अपेक्षा की जाती है कि अमीरों तथा गरीबों के साथ एक सा व्यवहार किया जाए और उनके बीच खाई को पाटने का प्रयास किया जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 राज्य को आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को निर्देश देता है। राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों की जाति, धर्म, मूल, वंश, संप्रदाय या जन्म स्थान के आधार पर विभेद किए बिना राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 325 और 326 राजनीतिक न्याय से सुनिश्चित करते हैं। भारत जैसे गरीब देश में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतांत्रिक के बिना राजनीतिक लोकतंत्र के मायने हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र वास्तविक उद्देश्य तथा अंतिम लक्ष्य है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है स्वतंत्रता, जिसे लिबर्टी भी कहते हैं। उद्देश्य में वर्णित विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एक सकारात्मक संकल्पना है जिसे व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है। संविधान में अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जबकि अनुच्छेद 25 से 28 में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता निहित है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है समता, जिसे इक्वालिटी भी कहते हैं। भारतीय संविधान निर्माता 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के इस उद्घोष वाक्य से प्रेरित थे। स्वतंत्रता, समानता सभी मनुष्यों ने जन्म से पाए हैं तथा ये उनके अभिन्न अंग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। संविधान का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। व्यक्ति की गरिमा के बगैर जीवन की गुणवत्ता सुधार नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत एक व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने का एक बेहतर उदाहरण है। अगला पॉइंट है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में प्रतिस्थापित किया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बंधुता, जिसे फ्रेटर्निटी भी कहते हैं। बंधुता का अर्थ है सभी भारतीयों के बीच सर्वमान्य भाईचारे का, उनके एक होने की भावना होना। वे एक ही धारा के शिशु हैं, उनकी एकमात्र भूमि है और उनका एक ही भारतीत्व है। क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? इनरी बेरोबाड़ी मामले में सन 1960 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना। उसके अनुसार संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है, पर इसे न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता कि सरकार द्वारा उद्देशिका को क्रियान्वित नहीं किया गया है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए उद्देशिका के संविधान का अंग माना। वही बुमई मामले में भारतीय
उच्चतम न्यायालय ने इस उद्देशिका को संविधान का एक अभिन्न अंग माना। क्या उद्देशिका में संविधान संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती मामले में संविधान सभा के वाद विवाद का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना। वहीं संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के उपबंधों में संशोधन की भी शक्ति प्राप्त है। चूंकि संविधान उद्देशिका संविधान का ही अंग है, अतः इसे संविधान के अन्य उपबंधों की बात ही संशोधन किया जा सकता है। पर न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है, उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित है। इसी आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादन किया, जिसमें न्यायालय ने लोकतंत्र, विधि के शासन, मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथनिरपेक्षता, निष्पक्ष चुनाव आदि को संविधान के मूलभूत ढांचे का उदाहरण माना। वहीं न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद में लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर बल दिया। एस.आर. बोमई मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है समाप्त होता है।